Welcome back to my YouTube channel. So in this video we will talk about the COMSAT's NTS test. Like हम within 10 days कैसे 80 plus marks gain कर सकते हैं. So if I talk about myself, तो मैंने 7 जनवरी 2024 को COMSAT's यूनिवर्सिटी का लाहौर कैंपस का थर्ड एंट्री टेस्ट दिया था एंड इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट. लाइक मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 82 मार्क्स गेन कर लिए थे. सो इन दिस वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट कि हम 80 प्लस मार्क्स किस तरह से गेन कर सकते हैं एंड आई विल आंसर some basic questions like what's the syllabus, what's the criteria, and what are the categories of NTS test, what is the test pattern, and what is the syllabus, like what are the subjects. So कुछ लोगों ने ये भी क्वेश्चन पूछा था कि लाइक इज इट डिफिकल्ट टू क्लियर एनटीएस. सो इन तमाम क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में आंसर करने जा रहे हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं एनटीएस टेस्ट की कैटेगरीज के बारे में. तो अगर हम बात करें तो एनटीएस टेस्ट की 6 कैटेगरीज हैं. जो सबसे पहली कैटेगरी है नेट आई एम विच इज़ बेसिकली फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स, नेट आई ई विच इज़ बेसिकली फॉर प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, NET IA which is for the arts group student, NET ICS which is for the student जिन्होंने ICS किया हुआ है, NET IGS जो जनरल साइंस ग्रुप से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंटर जनरल साइंस से किया, ये उनके लिए. एंड देन NET ICOM जो कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए. सो NTS टेस्ट की ये 6 कैटेगरीज हैं और इन 6 कैटेगरीज का क्या सिलेबस है अब हम वो डिस्कस करते हैं. अगर हम इनके सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें तो इनके सिलेबस में जितनी भी कैटेगरीज हैं, इन कैटेगरीज में एक चीज़ कॉमन है सिलेबस के हवाले से. वो कॉमन चीज़ क्या है, सबसे पहले हम उसको स्टडी करते हैं. सो अगर हम इसमें सब्जेक्ट की बात करें ना, तो सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आती है वर्बल रीजनिंग विच इज़ एक्चुअली इंग्लिश को ही इन्होंने वर्बल रीजनिंग बोला हुआ है. सेकेंडली हमारे पास क्वान्टिटेटिव रीजनिंग आती है विच इज़ एक्चुअली बेसिक मैथ्स. थर्ड पे हमारे लिए आती है एनालिटिकल रीजनिंग विच इज़ द पार्ट ऑफ एक्चुअली लॉजिकल रीजनिंग. सो ये 3 पोर्शन जो हैं वो हमारे पास एनटीएस की सारी कैटेगरीज में फॉल करते हैं. सिलेबस फॉर नेट आई एम. सो नेट आई एम की कैटेगरी के लिए हमारे पास जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होता है और बाकी जो 3 सब्जेक्ट्स जो हम पहले देख चुके हैं वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग होता है. आगे अगर हम बात करें नेट आई ई की कैटेगरी के बारे में तो इसके लिए जो सब्जेक्ट्स होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स. फर्दर जो 3 टाइप्स कॉमन है वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग, वो भी ऐड है. अगर हम बात करें नेट आई ए कैटेगरी के बारे में तो इसमें इस्लामियात या एथिक्स, देन पाक स्टडीज़ एंड देन जनरली, ये 3 सब्जेक्ट्स होते हैं जो इंक्लूड होते हैं in addition to the verbal reasoning, quantitative reasoning and the analytical reasoning. Further, if we move to the ICS category like NET ICS category, तो इसमें क्या होता है, इसमें फिजिक्स होती है, कंप्यूटर होती है एंड मैथ्स होती है. लेकिन कंप्यूटर के इन्होंने कुछ चीज़ें डिफाइन कर दी हैं. लाइक कंप्यूटर की भी इन्होंने आगे सब कैटेगरीज बना दी हैं. तो सबसे पहली सब कैटेगरी है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, देन सेकेंड सब कैटेगरी है प्रोग्रामिंग स्किल्स, देन थर्ड है डेटाबेस. बाकी वही 3 जो सब में कॉमन है वो तो इंक्लूडेड हैं ही. अगर नेट आईजीएस के बारे में बात की जाए तो इसमें इसके सब्जेक्ट्स में शामिल होता है मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स in addition to the 3 common subjects. इफ़ वी टॉक अबाउट द टोटल क्वेश्चंस कि हमारे एनटीएस के टेस्ट में टोटल कितने क्वेश्चंस होते हैं, तो हमारे पास 90 क्वेश्चंस होते हैं. और हमारे पास अगर टोटल मार्क्स की बात की जाए तो टोटल मार्क्स हमारे पास 100 होते हैं. सो हमारे पास जो टाइम देते हैं पेपर में वो 120 मिनट्स होते हैं. सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो विच इज़ द क्वेश्चन, is it difficult to crack the CUI NTS test? The answer is no. Absolutely not. It is totally very easy to get into this test, but obviously it required some focus and dedication to our work. और अब अगर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वर्बल रीजनिंग के लिए हमारे पास 20 MCQs होते हैं और उसके लिए 20 मार्क्स होते हैं. 20 MCQs नहीं, 20 मार्क्स होते हैं. एनालिटिकल रीजनिंग के भी 20 मार्क्स होते हैं, क्वांटिटेटिव रीजनिंग के भी 20 मार्क्स होते हैं. ये तीनों मिलके 60 मार्क्स टोटल बना देती हैं.
देन क्योंकि टोटल एमसीक्यूज तो 90 होते हैं, 60 तो इधर से ही कवर हो गए, बाकी 30 एमसीक्यूज किधर से आएंगे। तो ये जो बाकी 30 एमसीक्यूज हैं ये डिपेंड करता है हमारे पास कौन सी कैटेगरी है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास मेडिकल की कैटेगरी है तो उसमें जो 30 एमसीक्यूज होंगे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से होंगे, सेम एज इट इज़ बाकी कैटेगरीज में जो उनकी मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनमें से ये 30 एमसीक्यूज होंगे। सो अब हम बात करने वाले हैं उन सब्जेक्ट्स के बारे में जो बेसिकली 60% ऑफ द टेस्ट कवर करती हैं, लाइक वही सेम वर्बल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, क्योंकि ये तीनों चीज़ें हर तरह की कैटेगरी के लिए सेम है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करें तो देखते हैं। सबसे पहले वर्बल रीजनिंग में हमारे पास सेंटेंस कंप्लीशन के एमसीक्यूज होंगे, फिर उसके बाद एनालॉजी होगी। एनालॉजी शायद कुछ लोगों के लिए ये वर्ड न्यू हो, तो एक्चुअली मैं थोड़ा सा बता देती हूँ एनालॉजी क्या होता है। एनालॉजी एक्चुअली रिलेशनशिप के क्वेश्चन होते हैं, लाइक रिलेशनशिप के किस तरह। आपको एमसीक्यूज एक क्वेश्चन दिया होगा पाकिस्तान, देन सेंटर में कॉलम होगा, फिर लिखा होगा रुपी। तो अब देखें आपने क्या करना है, आपने रिलेशन फाइंड करना है पाकिस्तान का रुपी के साथ क्या रिलेशन है, पाकिस्तान का रुपी के साथ करेंसी का रिलेशन है, ठीक है। एज इट इज़ आपके पास नीचे 4 एमसीक्यूज होंगे, एमसीक्यूज डिफरेंट होंगे, लाइक उसमें हमने जस्ट रिलेशन को डिफाइन करना है और रिलेशन के अकॉर्डिंग एमसीक्यूज को सेलेक्ट करना है। लाइक अगर हमारे पास पहला एमसीक्यूज हो यूनाइटेड स्टेट्स, देन कॉलम, देन डॉलर, तो क्या ये हम इसको सेलेक्ट करेंगे? यस, बिल्कुल सेलेक्ट करेंगे। क्यों सेलेक्ट करेंगे? क्योंकि अगर हम इसका रिलेशन देखें, यूनाइटेड स्टेट क्या है? कंट्री, और इसका रिलेशन किसके साथ बन रहा है? इसकी करेंसी के साथ। करेंसी क्या है? डॉलर। तो दिस विल बी द राइट ऑप्शन। लेकिन अगर सेकंड ऑप्शन में लिखा हो पहले डॉलर, देन कॉलन, देन लिखा हो कंट्री का नाम, तो क्या ये ठीक होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब रिलेशन ही चेंज हो गया। रिलेशन कैसे चेंज हुआ कि हमने पहले करेंसी डिफाइन कर दी, बाद में उसको डिफाइन कर दिया उसका कंट्री, जबकि हमारा जो क्वेश्चन था पाकिस्तान कॉलन रुपी। क्वेश्चन में हमारे पास सबसे पहले कंट्री बताया गया है, कंट्री का रिलेशन करेंसी के साथ है, ना कि करेंसी का रिलेशन कंट्री के साथ, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट एनालॉजी। देन वर्बल रीजनिंग में थर्ड पोर्शन होता है एंटोनिम का, देन फोर्थ पोर्शन होता है सिनोनिम्स का, देन फिफ्थ पोर्शन होता है कॉम्प्रीहेंशन का। अगर कॉम्प्रीहेंशन के बारे में थोड़ा पूछा जाए तो ये एक्चुअली एक पैराग्राफ दिया होता है, देन उसके बाद मेरे ख्याल से 5 to 10 एमसीक्यूज दिए होते हैं कॉम्प्रीहेंशन में से, उस पैराग्राफ में से ही वो उन्होंने क्वेश्चन पूछे होते हैं, हमने उसको आंसर करना होता है। नाउ मूव टू द एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग एक्चुअली 2 टाइप की होती है, एक होती है सिनेरियो बेस्ड, एक होती है स्टेटमेंट बेस्ड। मैंने इन सब की तैयारी कैसे की थी और किधर से की थी उस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल बेसिक बता रही हूँ। सिनेरियो बेस्ड वो होते हैं क्वेश्चन जिसमें हमने प्रेडिक्शन करनी हो फ्यूचर के बारे में, ठीक है। और स्टेटमेंट बेस्ड वो क्वेश्चंस होते हैं एनालिटिकल रीजनिंग के जिसमें हमने रियलिटी बतानी होती है। If we talk about quantitative reasoning, and literally that was my favorite topic, क्योंकि ये था एक्चुअली बेसिक मैथ्स का, और इसमें भी उन्होंने टॉपिक्स डिफाइन किए हुए हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग में, विच इज़ अर्थमेटिक, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। लेकिन मैंने इनके अलावा भी कुछ टॉपिक्स किए थे जिस पर इंशाल्लाह मैं पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो।